Yeah, hello, welcome back. So we are in the 13th टेस्ट और 13 टेस्ट के साथ आपने देखा कि यू हैव गॉट एन आइडिया कि कैसी चल रही हैं चीज़ें और हाउ वी आर एबल टू थिंक ऑन दोज एस्पेक्ट्स जो कि हमने बात की थी। बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं और बहुत सारे जो अंडरस्टैंडिंग है इन्फ्लेशन का, कैसे बढ़ रहा है घट रहा है और लैंग्वेज क्या रह रहा है इकोनॉमिक्स में, वो हम देखें। ठीक है, नाउ गोइंग अहेड विद द क्वेश्चन। ये भी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनालिटिकल पार्ट आपको दिख रहा होगा कि इकोनॉमिक्स में जो है एक बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं जो आपका एक कंसेप्ट अगर दिस इज बीइंग यूज्ड टुडे, सो समवेयर दैट कंसेप्ट विल बी हेल्पफुल टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस एज वेल। नाउ आई विल आल्सो लाइक टू से कि नाउ टुडे इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 जनवरी, और आप जब देख रहे होंगे तो कुछ और डेट होगा। तो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू कीप गिव स्टार्टिंग टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। टेस्ट के साथ साथ एनालिसिस भी करना बहुत ज़रूरी है, और एनालिसिस जो है कोशिश कीजिएगा उसी दिन किया जाए, ठीक है। और भी कभी कभी कुछ इकोनॉमिक्स में कुछ लोगों ने मुझे फीडबैक आया, बोथ फीडबैक्स आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक्स बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव फीडबैक में था कि सर कभी कभी ऐसा लग रहा है कि सर आप बहुत बहुत तेजी से क्वेश्चंस करवा रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन। मैं आपको कोई पढ़ा नहीं रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपसे, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पहले दिन भी यही बात की थी कि आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू, आई एम नॉट हियर टू टीच यू, राइट। आई एम गोइंग टू गो with you the questions, मतलब I will be there with you to read the questions, to read the options and at times eliminate them if that is possible। तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट चल रहा होता है एग्जामिनेशन में। तो बार बार आप मेरे साथ ऐसे हैं एंड आई एम एबल टू कॉम्प्रीहेंड, आपसे बहुत तेजी में बात कर रहा हूँ और जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो दैट विल हेल्प यू योर ब्रेन टू भाई सिस्टमेटिकली धीरे धीरे वो चीज आप में पकड़ में आएगी। क्योंकि व्हेन यू गो इन द एग्जामिनेशन, आप सोच के देखिए कि कितना तेज दिमाग चल रहा होता है। और कहीं ना कहीं यू हैव टू गार्नर दिस द ये जो क्वालिटी है आपको अपने में लानी पड़ेगी, ठीक है। तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स मूव टू आवर टेस्ट। और भी कोई फीडबैक हो तो प्लीज लेट मी नो। अच्छा बुरा तो अपन देख लेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। यू कैन ऑलवेज शेयर विथ मी व्हाट यू फील लाइक। सो द क्वेश्चन इज नाउ, which one of the following best describes the term import cover sometimes seen in the news? Import cover क्या है? Sometimes seen in the news is the ratio of value of imports to the gross domestic, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और उसके लिए है, ठीक है। तो चलिए, ये तो नहीं होगा। द टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री नहीं है, टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, इंपोर्ट कवर बोल रहा है, कवर बोल रहा है तो अच्छा। द रेशियो ऑफ between the value of exports and imports when two it is the number of months import that could be paid by the country intermediate reserves। अब देखिए, इंपोर्ट कवर हो सकता है, ऐसे तो इंपोर्ट कवर पता होना चाहिए, बट इट मे हैपन दैट यू हैव बीन encountering this term first time in the examination। तो आपको थोड़ा सा रैशनली सोचना है इंपोर्ट कवर। तो उस तरह से भी आप देखेंगे कि कितना जो है इंपोर्ट दैट कुड बी पेड बाय द कंट्री इंटरनेशनल रिजर्व्स। तो एक एक करके ऑप्शन को पढ़िएगा, थोड़ा सा वे कीजिएगा और आंसर बनेंगे, ठीक है। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू प्रोविजंस लेंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखिए, ये जो है स्टैंड, मतलब ये पॉइंट क्या है ये। अब मुझे तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आईएमएफ मारता हूँ, मतलब ये तुक्का है, गेस कहिए जो कि इफ आई हैव टू मेक दिस क्वेश्चन एंड इफ आई डोंट नो द आंसर। मैं देखा हूँ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके कि बहुत बार अगर आईएमएफ है ऑप्शन में तो आईएमएफ हो जाता है। ये बहुत ही रैंडम लॉजिक दे रहा हूँ, इसका कोई सर पैर है नहीं, तो आप नहीं भी ले सकते हैं। और अदरवाइज मेरे को एकदम ही नहीं पता है तो आई वुड लीव दिस क्वेश्चन। ये किसी का भी हो सकता है ना, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़े, ठीक है। तो इसमें क्या है कि रैपिड, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर वाला भी जो चीज़ें हैं वो आपको देख लेना है। क्योंकि कभी कभी ऐसे कह देगा कि फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन जो है इसके अंदर है, जैसे पूछा था, जैसे वर्ल्ड बैंक का कितने ये थे। तो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स रैपिड फाइनेंशियल सिस्टम विच इज अवेलेबल टू ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ आईएमएफ फेसिंग एन अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड, ठीक है। रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है। इस कंसेशनल पॉलिसी अंडर विच द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसको? लो इनकम कंट्रीज को, ठीक है। कुछ अलग अलग प्रोविजन जो है, मतलब सम अदर प्रोविजन ऑफ आईएमएफ क्या है? स्टैंड बाई एग्रीमेंट हो गया, एक्सटेंडेड फंड स्टेबिलिटी हो गया, फैसिलिटी हो गया, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, फ्लेक्सिबल। जैसे मोटा मोटी ध्यान रखिए, बाद बाकी सही है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, क्या कह रहा है, बेस्ट, बेस्ट बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स ऑफन टॉक्ड अबाउट इन द मीडिया रिसेंटली विद रेफरेंस टू इंडिया। देखिए ये जो क्वेश्चन है, फिर से दिस वुड आई वुड से दिस इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन विल नीड योर पेशेंस, दिस क्वेश्चन विल नीड योर पेशेंस, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आप नहीं पढ़ते हैं। An Indian company investing in foreign enterprise and paying taxes to the foreign country on profits arising out of investment। ठीक है, कि एक इंडियन कंपनी है जो फॉरेन एंटरप्राइज में इन्वेस्ट कर रही है और टैक्स फॉरेन कंट्री को पे कर रही है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर, ट्रांसफर हो गया, ठीक है एक बार। सो ए फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड पेइंग टैक्सेस टू द कंट्री ऑफ इट्स बेस ऑन प्रॉफिट्स अराइजिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जहां से इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब उसके हिसाब से, मतलब ये हो रहा है मतलब कि जहां पे बेस है उसके हिसाब से, ठीक है। अब देखो, एन इंडियन कंपनी परचेजेस टैंजिबल एसेट्स इन अ फॉरेन कंट्री एंड सेल सच एसेट्स आफ्टर देयर वैल्यू इंक्रीजेस एंड ट्रांसफर द प्रोसीड्स टू इंडिया। ओके भाई, पहले खरीदा फिर उसका वैल्यू बढ़ा फिर ये आगे चल गया, ठीक है। ठीक है, मतलब एसेट खरीदना है मतलब ठीक है, फिर भी देख रहे हैं। ए फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम द एलोकेटेड एसेट इन इंडिया। अब देखो ये जो सवाल है इसमें ऑप्शंस बहुत ज्यादा क्लोज बाई हैं, पर मुझे इनडायरेक्ट ट्रांसफर, ये एक्चुअली मैं यूपीएससी में भी किया था, इनडायरेक्ट ट्रांसफर मैंने किया था, और मैं सोचा था यार शेयर वगैरह से जो है आंसर्स मैं पहले जो प्रीवियस एनालिसिस कर रखा हूँ उससे हो रहे थे, तो मैंने लगा कि यार शेयर जो है ट्रांसफर होता होगा, तो इससे वजह से हो सकता है, तो मैंने तो डी आंसर मारा था, ठीक है। मतलब तो आंसर एक बार देखते हैं, 3 का डी है, ओके ग्रेट। इसका 3 का डी है आंसर, इसका मतलब क्या है कि मतलब वही है कि आप जो बार बार टर्म, मान लो मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं देखता हूँ कि भाई कौन से, जो यूपीएससी ने इससे पहले जो सवाल दे रखे हैं उसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें कौन से ऑप्शंस मोस्ट लाइकली सही होने के चांसेस हैं, मतलब वही सब ये अंडरस्टैंडिंग से आता है। जब आप कहते हैं ना कि कोई नहीं आ रहा था क्वेश्चन फिर भी बना लिया, तो क्योंकि आपने इतनी बार कर रखा है चीजों को, तो आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो ए फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स ऑफ सच शेयर्स डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, विन वन ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स। ये तो आसान सवाल है कि मान लीजिए ऐसा होता है ना कि जो फॉरेन वाले जो हैं इंडिया के कुछ इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बट वो फिर रजिस्ट्रेशन और ये सब नहीं करना चाहते हैं, तो विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ, तो इसको क्या पार्टिसिपेटरी नोट, हमने पहले भी देखा क्या पार्टिसिपेटरी नोट। अब ये जो 4 टर्म है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरे ऑप्शंस में भी बार बार आए थे। पार्टिसिपेटरी नोट, प्रोमिशनरी नोट, कमिश्नल पेपर, शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, ये सब आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। कंसीडर फॉलोइंग, विच वन ऑफ द एबव कैन बी आइडेंटिफाई कैन बी इंक्लूडेड इन फॉरेन। एफडीआई में किसको इंक्लूड करेंगे, एफडीआई में किसको इंक्लूड करना है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है और जो लॉन्ग टर्म ऐसा है, और जो जस्ट हॉट मनी की तरह ना हो, एक मोटा मोटी ऐसे समझ में आता है मेरे को। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स कह रहा है, ठीक है। देखते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन विद सर्टेन कंडीशन, ठीक है। एफआईआई कुछ मतलब 10 साल से 10% से ज्यादा हो, तो विद सर्टेन कंडीशन, तो एफडीए तो हो जाएगा, दूसरा तो सही है, तो ये गलत। अच्छा, गोल्ड डिपॉजिटरी रिसिट, जीडीआर, ये भी गोल्ड डिपॉजिटरी रिसिट जो है आपका, ये भी इसमें आता है, मतलब एफडीआई पर नॉन रेसिडेंट। अब देखो सिंपल सी बात, मैं 4 को क्यों काटूंगा, ये बात देखो, मैं अभी ये सब में लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया 1 2 3 होगा कि नहीं, पर 4 क्यों नहीं होगा उसके बारे में बात करते हैं। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, कोई मतलब कोई नॉन रेसिडेंट है जो बाहर रह रहा है, उसका भारत में पैसा है, तो वो एफडीआई थोड़ी है भाई, वो अपने पैसे, अपने लिए वो पैसा जमा किया है, उस पर इंटरेस्ट ले रहा होगा जो भी कर रहा हो, तो अपने लिए उसने पैसे जमा किए हैं। तो दिस इज नॉट अ गुड स्टेटमेंट, मतलब तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा। तो 4 काटो आप, 4 काटोगे, ये कटेगा, ये आंसर होगा। अब ऊपर में होगा नहीं होगा, कन्वर्टिबल बॉन्ड से नहीं है, क्योंकि मैं श्योर हूं कि भैया 4 तो नहीं होगा। आप बात समझ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, हिम्मत लेना पड़ेगा, हाँ यार ठीक है, मतलब ये नहीं है तो आंसर होगा, तो थोड़ा सा गेस वर्क को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा बाई लुकिंग एट द पेपर, द नेचर ऑफ द पेपर, द नेचर ऑफ द लैंग्वेज इट इज टेलिंग, ठीक है। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द बॉल रूपी क्या है, वही फ्रीली परमिटेड कन्वर्जन फॉर, ये आसान सवाल था। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर फॉलोइंग। अच्छा अब देखो आ गया, कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अ कॉर्पोरेशन, ठीक है। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट तो लॉन्ग टर्म ही लग रहा है,
ऐसे ऐसे मन में चल रहा होगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म अगर आपने अच्छे से नहीं किया है कि भैया कौन कौन, मैं आपको कह रहा हूँ कि कौन कौन शॉर्ट टर्म डिवाइस है, कौन कौन लॉन्ग टर्म डिवाइस है, इसको अलग अलग एक कॉलम में बना के कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज फॉर इंटर बैंक, ये तो अच्छा, कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स। अच्छा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड इशूड बाय द स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स टू कॉरपोरेशंस। अच्छा, अब आप देखिए इसमें क्या कह दिया कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, हमने कहा था कि यहाँ पे ही, अब मेरा दिमाग थोड़ा सा ये होगा, देखो कॉमर्शियल पेपर क्या शॉर्ट टर्म है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी शॉर्ट टर्म होता है। अब तो आप अगर दो काटते हैं, दो काटते हैं तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। और जो मैं जनरली जो काटने कहूंगा कि वो चार, क्यों? क्योंकि जीरो कूपन बॉन्ड कह रहा है आर द इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड, ठीक है, ये इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड बोला है। कूपन अब जीरो कूपन मतलब क्या है, उसमें इंटरेस्ट बियरिंग मतलब उसपे फेस वैल्यू, देखिए क्या होता है, कूपन का एक फेस वैल्यू लिखता है 100 रुपए, और उसमें उसको 80 में मान लीजिए वो खरीदा, उसके बाद जब बेचा वो फेस वैल्यू पे बेचा तो उस पे उसको ना प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसमें क्या था, जीरो कूपन बॉन्ड और शॉर्ट टर्म, जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट दैट पेज नो इंटरेस्ट। मैं लेक्चर किया था इकोनॉमिक्स का, मुझे इतना ही आता कि जीरो कूपन बॉन्ड में कोई कूपन नहीं है तो मैं कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होगा, ये मैंने ध्यान से देखा था। तो इस ऑप्शन में उस वक्त भी मैंने किया था। तो आई वॉज एबल टू कट दिस ऑप्शन बिकॉज इट वॉज टेलिंग दैट इंटरेस्ट विल बी देयर। दिस कटेगा तो ये कट गया, ये कट गया। नाउ दिस इज अगेन अ शॉर्ट टर्म एंड दिस विल द आंसर। सो अब आप समझिए, दिस क्वेश्चन गिव्स यू इनफ अपॉर्चुनिटी टू मेक योर नोट्स फॉर फाइनल रिवीजन। ये क्वेश्चन से आप अपना नोट्स बनाइए फाइनल रिवीजन का कि भाई शॉर्ट टर्म कौन है, लॉन्ग टर्म कौन है, कमर्शियल पेपर क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, कॉल मनी क्या होता है, जो जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होता है, ये सब जो है हम लोग साइलोज में पढ़ रखे हैं, पर एक ही सवाल में इन्होंने सब पूछ दिया, ठीक है। अब देखो, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड्स द गवर्नमेंट बोरोइंग। सही लग रहा है, इसमें तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं लग रही बहुत ज्यादा। डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रेट इन ऑक्शन फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। डेटेड सिक्योरिटीज मतलब कभी आगे का डेट दिया है, किस डेट पे करेंगे। इशूड एट मार्केट रेट, मार्केट रेट पे वो इशू किया गया है। डेटेड सिक्योरिटी इशूड एट मार्केट रेट इन ऑक्शन फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लार्ज कंपोनेंट, अब देखो लार्ज कंपोनेंट कितना होता है, ये भी थोड़ा सा बात है, मतलब थोड़ा सा वेगली वर्डेड सेंटेंस था लार्ज कंपोनेंट। तो ये जो सवाल था ये 2022 का था, मैंने तो सही मारा है क्योंकि मेरे को लगा कि लार्ज कंपोनेंट में मैं एक मोटा मोटी कहना चाहेगा कि यार सही है, लार्ज कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है। तो डेटेड सिक्योरिटीज तो मैंने सही मारा था, और ये ऑप्शंस आंसर इसका सी ही है। इंटरनल डेट कंप्राइज लोन्स रेज्ड इन द ओपन मार्केट, डेटेड सिक्योरिटी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आप बात समझ रहे, देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट दैट यू कैन स्टडी थ्रू दिस। India the share of marketable securities in India is 84%। ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप इसको याद है, द शेयर ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये क्या है ना कि उस वक्त न्यूज़पेपर में भी चल रहा था। तो अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, न्यूज़पेपर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये सब पेरिफेरल नॉलेज दैट विल हेल्प यू, जो कि आप एक बार बैठ के किताब में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। In the context of India, which one of the following factors is a contribution to reducing the risk of currency crisis? Currency crisis कैसे खत्म होगा? The foreign currency earnings, सही बात है, फॉरेन करेंसी अर्निंग आईटी सेक्टर, सही बात है, क्राइसिस कम होगा। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नहीं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने से करेंसी क्राइसिस नहीं ये होगा। रिमिटेंस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड, ठीक है, वहां से बाहर पैसा आएगा तो ये तो क्राइसिस बढ़ा देगा ना। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस है ना, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस मतलब क्या कि करेंसी क्राइसिस बहुत चल रहा था ना, कि भाई रूपी जो है डॉलर के हिसाब से बहुत फॉल कर रहा है ये सब। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3, डॉलर मूव करेगा अंदर, ठीक है। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, मतलब क्या कि भैया इन्फ्लेशन आ भी गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने दोस्त को आज 1,000 रुपये दे रहा हूँ, वो मेरे को 4 साल बाद 10% के हिसाब से 1,100 रुपये देता है। मतलब 4 साल का ले लो, मतलब 40 रुपये उस टाइप से, चलो। तो मान लो 1,040 दिया, कुछ दिया,
पॉइंट ये है, 1100 दिया, 1400 दिया, ठीक है। देखो ये 1000 है, 4 साल बाद मेरे को 1400 रुपये दिया, ठीक। पॉइंट समझना, पॉइंट ये है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का, मान लो इन्फ्लेशन जो है 50% बढ़ गया, तो इसका मतलब जो चीज तुम उस वक्त 1400 में, 1000 में खरीद पाते, वो तुम आज 1400 में भी नहीं खरीद पा रहे हो, इसका मतलब घाटा हो गया तुमको, है ना। तो बॉन्ड भी है, अगर बॉन्ड को भी इन्फ्लेशन इंडेक्स कर दिया तो उसके हिसाब से बॉन्ड की वैल्यू तय हो गई, ठीक है। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ, हाँ सही बात है, कैन रिड्यूस, है ना। अब इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ सकता है, घट सकता है, सही। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड मतलब क्या कि अब जो है फिक्स बॉन्ड का क्या होता था, फिक्स होता था, पर अब इन्फ्लेशन इंडेक्स लगाने की वजह से इन्फ्लेशन पर डिपेंडेंट हो जाएगा। इन्फ्लेशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी इन्फ्लेशन, सही बात है। द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड इज नॉट टैक्सेबल, ऐसी कोई बात नहीं थी बजट में भी। स्पीच बजट ऐसा कुछ होता था तो बजट में जो है, बजट में टाइम लगेगा, बजट में बताया जाता था ये सब, है ना। तो ये सब ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो ये गलत है, और टैक्स कम करने में बहुत पता चलता है, ठीक है।